जुड़ गए सब कोई। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग ये पढ़े थे कि किस प्रकार से इस क्षेत्र में, यानी कि जो हमारा झारखंड क्षेत्र में जो सरायकेला रियासत है, सरायकेला देसी रियासत है, उस पे अंग्रेजों का आगमन हुआ। और जब सरायकेला देसी रियासत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो हम लोग देखे कि लास्ट तक सरायकेला देसी रियासत मतलब उसमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहा, वो लगभग स्वतंत्र बना रहा। और फाइनली हम लोग देखते हैं कि 1956 में जब पुनर्गठन आयोग का होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाएगा, तो हम लोग देखते हैं कि सरायकेला रियासत को या फिर जो झारखंड वाला क्षेत्र है उसको बिहार का पार्ट मान लिया जाएगा। और फिर जब हम लोग 15 नवंबर 2000 को हम लोग पृथक होंगे, बिहार से पृथक हो जाएंगे, तो जो सरायकेला वाला एरिया पड़ता है, सरायकेला रियासत का एरिया है, वो झारखंड का हिस्सा बन जाएगा। तो ये तो आगे की बात है। और कल की बात में भी हम चर्चा किए थे कि किस किस प्रकार से सरायकेला में अंग्रेजों का अधिकार संपन्न हुआ, किस तरह से सरायकेला और खरसावां दो देसी रियासत थे जो अंतिम समय तक क्या बना रहा, मतलब संप्रभु बना रहा, अपनी स्थायित्व को बना रहा। रीजन यही था क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ कम और अंग्रेजों के समर्थक ज्यादा बने हुए थे। इस कारण से अंग्रेज इसको अपना अलायंस स्टेट मानते थे कि चलिए भैया ठीक है कि क्या हो रहा है देखा जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा खरसावां। क्या होगा? खरसावां। ठीक है, कि खरसावां देसी रियासत में किस प्रकार से अंग्रेजों का प्रभुत्व हुआ या किस प्रकार से खरसावां देसी रियासत भारत में मिलाया गया, इन दोनों पार्ट को हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग हेडिंग लगाइए खरसावां देसी रियासत। खरसावां देसी रियासत। खरसावां देसी रियासत। जिस प्रकार से सरायकेला एक देसी रियासत था, उसी प्रकार से एक देसी रियासत कौन सा हमारा? खरसावां है। तो आज का जो हम लोग का बेसिकली क्लास रहेगा वो इसी टॉपिक पे रहेगा। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और जो भी एक दो पॉइंट छूटा हुआ है कि मतलब झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के आगमन को लेकर, उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे का हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो खरसावां देसी रियासत, इसके बारे में जब हम लोग को पढ़ना होगा तो हम लोग को जानना होगा कि इसकी स्थापना कब हुई, किस प्रकार से स्थापना की, या कहाँ के लोगों ने इसकी स्थापना किया, क्यों ये सरायकेला से अलग हो गया, ये सब टर्म को जानेंगे हम लोग और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, खरसावां जो देसी रियासत है, इसकी स्थापना सरायकेला राज्य से अलग होकर की गई थी। यानी सरायकेला जो देसी रियासत है उसी से अलग होकर या उसी से पृथक होकर की गई थी। तो पहला पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे कि ये खरसावां देसी रियासत है, खरसावां देसी रियासत प्रारंभ में सरायकेला का ही एक भाग था। खरसावां देसी रियासत प्रारंभ में क्या था? सरायकेला देसी रियासत का ही एक भाग था। और कल ही हम बताए थे कि सरायकेला देसी रियासत की स्थापना विक्रम सिंह ने की थी, बताए होंगे आप लोग को। फिर हम आपको पढ़ाए थे कि किस प्रकार से विक्रम सिंह ने कई एरिया को जीतकर, कई क्षेत्र को जीतकर सरायकेला देसी रियासत का जो क्षेत्र है, जो आकार है, उसको वृद्धि करता है। उसके बाद आने वाले जो वंशज हुए वो भी यही काम करता है। तो उसी में हम आपको बताए होंगे कि पटकाय बताए होंगे या फिर वंशकाय बताए होंगे, असंतली बताए थे, खरसावां बताए थे। इन सबको जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया था विक्रम सिंह ने। जब इन सभी एरिया को मिला लिया तो क्षेत्र बड़ा हो गया। अब बाद में विक्रम सिंह के दो पुत्र हुए। क्लियर है? विक्रम सिंह के दो पुत्र हुए। तो विक्रम सिंह के एक पुत्र हुए जिन्होंने क्या किया, अपना पृथक होकर खरसावां देसी रियासत को गठन कर दिया। मतलब अपने आप को सरायकेला के शुरुआत में अधीन तो रखा, इस सरायकेला के अधीनस्थ राजा बना, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या करने लगा, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक नया देसी रियासत बना दिया, खरसावां। तो क्या लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कि खरसावां देसी रियासत की स्थापना लिख लीजिए, स्थापना विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने की थी। और इसके नाम की प्रॉपर जानकारी अभी तक मिलती नहीं है। विक्रम सिंह की द्वितीय पुत्र, प्रॉपर नाम का जानकारी हम लोग को नहीं मिल पाता। विक्रम सिंह की द्वितीय पुत्र, क्लियर है? इन्होंने क्या कर दिया, खरसावां देसी रियासत का स्थापना किया। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जो आसनतली वाला इलाका कल हम आपको बढ़ाए थे, उसका जब विक्रम सिंह ने उस इलाका को अपने अधीन कर लिया तो बाद में वहां के जो लोकल शासक थे उसकी कोई वंशज नहीं हुई।
मतलब उत्तराधिकार नहीं हुई। तो जब खरसावां देशी रियासत का स्थापना हुआ तो विक्रम सिंह के जो द्वितीय पुत्र थे उन्होंने आसनतली को अपने में मिला लिया। तो इस पॉइंट को नेक्स्ट एकदम नोट डाउन करेंगे कि इसमें मिलाने वाला मतलब खरसावां देशी रियासत में खरसावां के अलावा मिलने वाला सबसे पहला जो क्या कहिएगा उसको परगना या सूबा कहिए वो कौन सा था, आसनतली। मतलब इसमें मिलने वाला पहला जो खरसावां में मिलाया गया था वो परगना का नाम क्या था, आसनतली। क्यों मिलाया गया था कि आसनतली का अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था। लिख लीजिएगा, इसका क्या हो गया, उत्तराधिकारी का नहीं होना। उत्तराधिकारी का ना होना, यानी कि उत्तराधिकारी के नहीं होने के कारण इसको आसानी से किसमें मिला लिया गया, खरसावां देशी रियासत में मिला लिया गया था। ये जो खरसावां देशी रियासत नाम आप देख रहे हैं, ये खरसावां देशी रियासत का जो एरिया था, जो क्षेत्रफल था, वो लिख लीजिए आप लोग। इसका क्षेत्रफल 225 किलोमीटर स्क्वायर, 225 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था खरसावां देशी रियासत। यह हो गया इसका क्षेत्रफल। कल सरायकेला हम लोग देखे थे कि 76 किलोमीटर स्क्वायर से स्टार्ट हुआ और 700 किलोमीटर स्क्वायर में फैल गया था। तो हमारा जो ये खरसावां देशी रियासत है वो कितने फैला हुआ था, 225 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। जब ये अपने चरम पर पहुंच गया था, मतलब इसका साम्राज्य विस्तार बहुत ज्यादा होने लगा, तो इतिहासकार ये मानते हैं कि इस रियासत के अंतर्गत लगभग 197 गांव शामिल हो गए थे। अब गांव मतलब अभी देखिएगा एक एक गांव में 3-3 कबीला है, 3-3 टोला है, तो उसको मानना चलेगा पड़ेगा। क्लियर है ना, उस चीज को देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या देखे हम लोग कि खरसावां देशी रियासत में जब ये देशी रियासत चरम पर था, अपने चरम स्थिति पर पहुंच चुका था, तो इसमें कुल कितने थे, 197 विलेज शामिल हो गए थे। अभी कैसे गांव में, एक गांव में अभी हो सकता है कि उस समय एक एक गांव में 3-3 कबीला था, उन 3 को 3 काउंट करते थे, मतलब टोटल कितना गांव, 197 गांव शामिल हो गए थे। इसका विकास भी हुआ, इस देशी रियासत का बहुत ज्यादा विकास हुआ, क्योंकि यह देशी रियासत आर्थिक क्षेत्र से बहुत अधिक समृद्ध था। क्यों था, अभी हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका लोकेशन पे बात कर लेते हैं कि देखिए, कल हम आपको बताए थे कि सरायकेला देशी रियासत के पश्चिम में क्या था, खरसावां देशी रियासत, कल ही बताए थे। यानी कि खरसावां देशी रियासत को पढ़िएगा तो इसके जस्ट उत्तर में, जस्ट ऊपर में कौन सा होगा, रांची जिला। जस्ट ऊपर में कौन सा आ जाएगा, रांची जिला आ जाएगा। मतलब छोटनागपुर खास बोलिए, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, नागवंश का एरिया कह सकते हैं। क्लियर है, इसके इस साइड पे पूरब साइड में कौन आ जाएगा, तो सेम कल ही बताए थे कि सरायकेला के ये पश्चिम में है, मतलब खरसावां के पूरब में क्या है, सरायकेला जैसी रियासत है, यानी पूरब में लिख लीजिए सरायकेला। पूरब में क्या हो गया, सरायकेला देशी रियासत। क्लियर है, या पूर्व में लिख दीजिएगा, पूर्व में। ये हो गया उत्तर में नॉर्थ लिख दिए, उत्तर में हम लोग का हो गया। और दक्षिण में क्या हो जाएगा, तो कोल्हान वाला क्षेत्र, हो दिशु। दक्षिण में क्या लिख लीजिएगा, हो दिशु, हो दिशु। या फिर क्या लिखेंगे, कोल्हान। क्लियर है, इस रैंडम मैप को बना लीजिए। इस सरायकेला देशी रियासत के उत्तर में क्या है, रांची जिला या छोटनागपुर खास या नागवंशी रहते थे। इसके पूर्व में कौन होगा, सरायकेला देशी रियासत, और इसके दक्षिण में कौन हो जाएगा, यानी साउथ में हो दिशु, कोल्हान। अब ये जो एरिया है, देखिए सरायकेला वाला एरिया, ये इसका आर्थिक क्षेत्र समृद्ध होने का कारण था। आर्थिक दृष्टि से अगर बात किया जाए तो आर्थिक दृष्टि से ये जो सरायकेला देशी रियासत थे ये बहुत ज्यादा समृद्ध थे आर्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था
और चारों ओर औद्योगिकरण हो रहा था, इंडस्ट्री लग रहे थे, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से जब इंडस्ट्री लग रहे थे तो इस देसी रियासत के पास जितने सारे प्राकृतिक संसाधन थे, जितने सारे खनिज थे, क्योंकि लौह अयस्क देख लीजिए, लौह अयस्क किस क्षेत्र में पाया जाता है, एस्बेस्टस स्पेशली पाया जाता है इसके आसपास वाला एरिया में। उसके अलावा यूरेनियम वो चाईबासा में मिलता है, उसका जो एरिया बन रहा है खरसावां देसी रियासत का उसी के आसपास मिल रहा है। साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि ये जो था ये केवल एक नदी नहीं, ये कई सारी नदियों के तट पर स्थित था, और कई सारे नदियों के तट पर स्थित होने के कारण यहाँ का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होने लगा। यहाँ के लोग व्यापार करने लगे। स्वर्णरेखा नदी के आसपास इससे बह रही है, खरसावां देसी रियासत के आसपास जब स्वर्णरेखा नदी बह रही है, प्राचीन काल में हम लोग क्या पढ़े हैं, इस नदी के रेत में क्या मिलते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं इसके बालू में। तो यानी क्या हुआ कि हर तरह के खनिज संसाधन की भरपूर मात्रा में प्राप्ति होने के कारण इस देसी रियासत का आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व था। क्लियर है, बहुत अधिक महत्व था। इसीलिए अंग्रेज इस पर बहुत ज्यादा लगाम नहीं लगाना चाहते थे कि अगर ये देसी रियासत खराब हो जाएंगे, हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो ठीक है अंग्रेज आए हैं सोना लूटेगा, लेकिन एक्चुअल में खान कहां पर है, एक्चुअल में खनिज कहां से निकलते हैं, यहाँ के लोग को आधी समय से जानकारी है। अंग्रेज को फिर खोज करना पड़ेगा, छानबीन करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा अंग्रेज इन्हीं से लेते थे और अपना व्यापार कर रहे थे। मतलब भारत में जो रेल की पटरी बिछाई गई, भारत में जो बड़े बड़े हम लोग देखते हैं उद्योग लगाए गए हैं, उसमें खरसावां देसी रियासत के जो क्षेत्रफल है या जो क्षेत्र है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा था। क्या देखें हम लोग, यहाँ पर खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन की भरपूर मात्रा है। दूसरी प्रकार क्या देखें हम लोग, क्या पानी की कमी नहीं है, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी बह रही है, खरकई नदी का एरिया बनता है, संजय नदी का एरिया बनता है। तीसरा बात हम लोग क्या कहेंगे कि इस क्षेत्र में वनों की भी अधिकता थी। किसकी अधिकता थी, वनों की भी अधिकता थी। तो आर्थिक दृष्टि से आप क्या क्या लिख लेंगे यहाँ पर कि खनिज संसाधन, खनिज संसाधन उसमें क्या लिख कर सकते हैं, जैसे लौह अयस्क, जैसे लौह अयस्क, लौह अयस्क, एस्बेस्टस, स्पेशली लिखिए एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, ठीक है। आगे यहां पर लिख लीजिए और आप लोग सोना, खनिज संसाधन में सोना, सोने की प्राप्ति होती थी। सोने की प्राप्ति कहां से होगी, तो स्वर्णरेखा नदी के बालू से सोने की प्राप्ति होती थी, सोने की प्राप्ति होती थी। साथ ही साथ और क्या लिखने बोले कि सिंचाई के साधन, जो भी सिंचाई के संसाधन बोलिए या पानी की मात्रा, पानी की उपलब्धता, सिंचाई की उपलब्धता बोलिए या फिर आप लोग इसको अलग शब्दों में लिख लीजिए पानी की उपलब्धता। कि इस रियासत के आसपास कौन सी नदियां थी, तो 3 नदी का नाम तो याद रखिएगा, स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा, दूसरी नदी कौन सा कहलाएगा हमारा, खरकई, और एक लीजिए संजय। छोटी मोटी और भी नदियां थी, लेकिन मुख्यतः 3 नदियों का नाम हम लोग याद रखेंगे, सुवर्णरेखा, खरकई और संजय। और इन तीनों नदियों के कारण इस क्षेत्र में पानी का कभी भी कमी नहीं हुआ, मतलब भरपूर मात्रा में पानी रहा, जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा है। और अंग्रेज भैया हमेशा से चला, कभी भी पंगा नहीं लेता ऐसा स्टेट से कि भैया यहाँ पर मतलब सब कुछ मिल रहा है फिर भी हम जाके लड़ ले, अंग्रेजों का ऐसा मत कभी नहीं होता है। अच्छा, और कुछ पॉइंट इसमें लिख लीजिए। खरसावां देसी रियासत की राजधानी कहां थी, खरसावां नगर, क्या टिक कीजिएगा, खरसावां नगर, जो कि खरसावां रेलवे स्टेशन के एकदम नजदीक में था। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे कि खरसावां देसी रियासत की राजधानी, राजधानी कहां था, लिख लेंगे खरसावां नगर, ये हो गया इसका राजधानी। क्या हो गया राजधानी, खरसावां नगर। आपसे पूछेगा ये खरसावां नगर कहाँ स्थित है, तो वर्तमान में कहा तो सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। और फिर अगर आपको क्या रखना है इसमें एक पॉइंट और कि ये रेलवे स्टेशन के एकदम पास है, और इसी के नाम पर इस पूरे एरिया का क्या नाम लिख दिया गया,
खरसावां देसी रियासत। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे हम लोग इसी पॉइंट को इंक्लूड करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस साइड पे देखिए, अब अलग कलर ले लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि खरसावां देसी रियासत में अंग्रेजों का जो एरिया है, अंग्रेजों का जो मतलब प्रभाव है, वो कहां कहां पड़ा और कब कब पड़ना स्थापित हुआ। तो सबसे पहले डेट डालिए 1793 ईस्वी। और यहां एकदम लिख के याद रखना है कि खरसावां देसी रियासत के साथ अंग्रेजों का प्रत्यक्ष संबंध, खरसावां देसी रियासत के साथ अंग्रेजों का प्रत्यक्ष संबंध सिंहभूम को विजिट करने के बाद, सिंहभूम को विजिट करने के बाद 1793 में स्थापित हुआ। मतलब खरसावां देसी रियासत के साथ जो विधिवत संबंध है ईस्ट इंडिया कंपनी का, इस समय हम लोग ये नहीं कहेंगे कि अंग्रेजों का, इस समय वर्ड क्या लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, खरसावां देसी रियासत के साथ मतलब एक विधिवत संबंध स्थापित हुआ। क्योंकि हम लोग देखे थे ये लोग पोरहाट को जीत चुके थे पोरहाट को, और पोरहाट को जीत जाने के कारण इधर आगे बढ़े होंगे खरसावां देसी रियासत की ओर, सरायकेला देसी रियासत की ओर। लेकिन जब इनको जीता तो अंग्रेजों को यही मतलब था, यही मोह था कि पूरी तरह से, अब जैसे प्रकार से हम लोग पोरहाट को अपने अधीन कर लिए, ढालभूम को अपने अधीन कर लिया था, ढालभूम को, सिंहवंश को पूरा अपना अधीन कर लिया था, ढालवंश को भी ले लिया। तो अंग्रेजों का ये टेंडेंसी था कि इस एरिया को भी, यानी खरसावां देसी रियासत को भी हम विजिट कर लेंगे। लेकिन उसका जो मन था ऐसा नहीं हुआ। तो फर्गुसन यहाँ आए थे, उनको ये पता चला कि इस क्षेत्र के लोग आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा डेवलप है और यहाँ पे बहुत छोटा देसी रियासत है लेकिन बहुत ज्यादा यूनिटी है। क्योंकि अगर इनके राजा के खिलाफ हम चले जाएंगे तो जनता विद्रोह कर देगा। देखिएगा अंग्रेज का जो यहाँ का स्ट्रेटेजी था, हमारे जो पूरे भारत के लोग थे वो कभी एकत्रित एक साथ नहीं हुए थे। जिस समय से एकत्रित होना स्टार्ट हुआ, जब महात्मा गांधी आए, और महात्मा गांधी का हम लोग देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में कितना बड़ा योगदान है। क्यों मानते हैं हम लोग, महात्मा गांधी ऐसा क्या कर दिया था? मेन रीजन यही था कि महात्मा गांधी ने सभी वर्गों के लोगों को, इंडिया में जो जातिवाद का भेदभाव था, ऊंच नीच का भेदभाव था, इसको हटा के सबको एक प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा कर दिया कि आप लोग सब सर्वोपरि किसको रखिए, देश को रखिए। क्योंकि उससे पहले क्या था, कोई एक कम्युनिटी उठता था कि राजपूत लोग लड़ रहा है, मराठा लोग लड़ रहा है, जाट लोग लड़ रहा है, इस तरह की टेंडेंसी थी। पर महात्मा गांधी ने इस क्षेत्र को समझा कि शहर के लोग, गांव के लोग, स्त्री पुरुष सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आइए, तभी आपको आजादी मिल सकता है। इसी कारण से महात्मा गांधी का हम लोग इतना सम्मान करते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई, रीजन यही है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग यही होते हैं कि नई नई तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और महात्मा गांधी के बारे में कुछ पढ़े भी नहीं है और खुद से बोलना शुरू कर देते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, फैशन चला हुआ है कि नहीं ये बुरा था, ये अच्छा था। लेकिन कभी अगर आप पढ़िएगा, जब आप डिटेल्स में पढ़िएगा तो हर किसी में तो नेगेटिव बात होती ही है, किसमें नहीं होती है। लेकिन महात्मा गांधी का जो कैरेक्टर था, उनको अंग्रेज खुद सम्मान करते थे। क्या ये हमारे यहाँ जॉब कीजिए, आप यहाँ पर क्या बन जाइए, हमारे जज बन जाइए, हमारे यहाँ पर मजिस्ट्रेट बन जाइए आप। लेकिन महात्मा गांधी ने इन सबको छोड़ा और महात्मा गांधी के साथ अंग्रेजों ने कोई बुरा बर्ताव नहीं किया था। फिर भी वो देश को लेकर अपने पूरे जो जीवन को है डेडिकेट कर दिया। हाँ, अब उसमें कई कमियां होती है, वो तो सिंपल सा बात है, लेकिन इसी कारण से हम लोग महात्मा गांधी को देश का राष्ट्रपिता कहते हैं। चलिए, तो मतलब हम लोग देखना चाह रहे थे कि अंग्रेजों का क्या टेंडेंसी था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में खरसावां देसी रियासत के साथ क्या कर लिया, अपना प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर लिया। लेकिन क्या कहें हम लोग कि इसको अपने अधिकार में नहीं कर पाया। एकदम लिख लीजिएगा कि परंतु इसको अपने अधिकार में नहीं कर पाया। जब अधिकार में नहीं कर पाया तो इन्होंने क्या किया था कि चाईबासा प्रिंसिपल असिस्टेंट, एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी, एक पोस्ट बना दिया, इसका नाम दिया गया चाईबासा प्रिंसिपल असिस्टेंट, और खरसावां देसी रियासत को उसी के देखरेख में रख दिया कि ठीक है, वहां का स्वतंत्र राजा है, रहने दीजिए, क्योंकि वो हमारे खिलाफ अगर नहीं जा रहा है तो हम भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, तो उस पर आप नजर रखिए। किसको यह जिम्मा दिया गया, यहां लिखना है, चाईबासा प्रिंसिपल असिस्टेंट। खरसावां देसी रियासत को चाईबासा
प्रिंसिपल असिस्टेंट, चाईबासा प्रिंसिपल असिस्टेंट की देख रेख में रख दिया। ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा। क्लियर है? चाईबासा प्रिंसिपल असिस्टेंट की देखरेख में रख लिया गया। सर कल बताए थे सरायकेला में कि उसको एक सनद के माध्यम से करद में शामिल कर लिया गया था। तो खरसावां देसी रियासत को कभी करद बोल के शामिल नहीं कर लिया गया। हाँ, इसको लेकर भी एक सनद जारी कर दिया गया, नोटिस जारी कर दिया गया, इसमें यह कहा गया कि यह हमारा क्या है, अलायंस स्टेट है। क्या है? प्रिंसली स्टेट तो है, हमारा क्या है, वो अलायंस है। तो एक डेट नेक्स्ट डालेंगे, और क्या डेट डालेंगे? 1793 के बाद नेक्स्ट डेट क्या डालेंगे? 1899। इसमें क्या लिख के रखेंगे? इसमें लिखेंगे कि 1899 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने देखिए दो वर्ड देखिए, जब हम लोग 1793 की बात कर रहे थे तो हम क्या लिखा है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन जैसे ही हम लोग 1899 की बात कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं ब्रिटिश सरकार। याद रखिएगा 1857 के विद्रोह तक 1857 तक पढ़िएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पर शासन चलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर हेड था। लेकिन 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसके बाद महारानी का एक घोषणा पत्र आता है। और कहीं ना कहीं इस जो हमारा पूरा एरिया है इंडिया का, जो समय के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन का जो एरिया था, जो क्षेत्र था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन कर दिया गया था, ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया था। इसीलिए 1857 के बाद या 1858 के घोषणा पत्र के बाद जब भी हम लोग यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं? ब्रिटिश सरकार का। क्लियर है? तो ये लिख के रखिए कि 1899 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा खरसावां देसी रियासत के लिए एक सनद जारी की गई थी। आगे देखते हैं हम लोग। अब अंग्रेजों को हम बताए थे कि अंग्रेजों का एक टेंडेंसी बना हुआ था कि जहां भी अपना प्रिंसली स्टेट बनाए या अलायंस बनाए वहां कम से कम अपना सेना का टुकड़ी रख देते। जैसे हम लोग देखे थे कि जब सरायकेला को इस तरह से सनद जारी किया तो सरायकेला में भी अलग से कचहरी बनाया था। बताए थे आप लोग को कि पुलिस थाना बनाया गया था, कचहरी बनाया गया था, जेल बनाया गया था। उसमें ये भी पॉइंट बताए होंगे कि सरायकेला में जो दो जगह थाना बनाया गया था वो था सरायकेला और गोविंदपुर। सरायकेला देसी रियासत के अंतर्गत जो दो जगह पर थाना बनाई गई थी, कहां? सरायकेला और गोविंदपुर। जबकि खरसावां देसी रियासत के अंतर्गत जो दो जगह पर थाना बनाया गया वो दोनों थाना का नाम याद रखिएगा। चलिए यहीं पर हम लिख देते हैं थाना। खरसावां देसी रियासत में दो जगह पर थाना बनाया गया था और वो कौन कौन सा था? एक था खरसावां, एक बनाया गया खरसावां में और दूसरा बनाया गया था कुचाई में। कुचाई, ठीक है, खरसावां और कुचाई। और जबकि हम लोग जब सरायकेला में देखेंगे तो सरायकेला और गोविंदपुर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि इस पे और क्या क्या चेंजेस आया। देखिए इसके बाद जब इसको चाईबासा प्रिंसिपल असिस्टेंट के पास रख दिया गया, खरसावां और कुचाई में थाना की स्थापना कर दी गई, तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं लगा कि ये क्षेत्र मेरा अपना खुद का हो ही गया है, इसको विजिट करने का कोई फायदा नहीं है। और ये क्षेत्र हमेशा अंग्रेजों को इस एरिया में होने वाले जो अलग अलग विद्रोह हो रहे थे, हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग ढाल विद्रोह, हो विद्रोह, है ना, या कोल विद्रोह, इन सब विद्रोह को दबाने में इन लोगों ने या इन देसी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये पॉइंट को जरूर लिख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिए कि खरसावां देसी रियासत ने इन क्षेत्र में होने वाले, इन क्षेत्र में मतलब सरायकेला, खरसावां, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम यानी कोल्हान प्रमंडल में होने वाले, वर्तमान का कोल्हान प्रमंडल में होने वाले जो विद्रोह थे उसको दबाने में अंग्रेजों की सहायता की थी। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं।
अब इसके आगे आप लोग नेक्स्ट डेट डालिए 1934। नेक्स्ट डेट डालिएगा 1934। इस साइड पे लिख देते हैं हम लोग 1934। नाइनटीन 1934 को खरसावां देशी रियासत को ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी के अधीन लाया गया था। क्या लिख लेना है कि 1934 ईस्वी को खरसावां देशी रियासत को ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी के अधीन कर लिया गया था, के अधीन कर दिया गया था। 1934 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा खरसावां देशी रियासत को ईस्टर्न स्टेट एजेंसी के अधीन कर दिया गया था। याद रहेगा। इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं तो सीधा हम लोग जाते हैं देश की आजादी होता है 1947 में। जब 1947 में हमारा देश आजाद होता है तो खरसावां देशी रियासत को हम लोग क्या देखेंगे कि भारत संघ में मिला लिया जाता है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एग्जाम हॉल में यही सवाल आपको टेंशन दे सकता है कि बताइए ये खरसावां देशी रियासत को भारत संघ में कब मिला लिया गया था। तो क्या लिखिएगा 1947। देश के आजादी होने के बाद, देश के आजादी के बाद 1947 को खरसावां देशी रियासत को भारतीय संघ में मिला लिया गया था। कब मिला लिया गया था? 1947 को खरसावां देशी रियासत में मिला लिया गया था। क्लियर है। इसके बाद कौन सा डेट आएगा? 1956। इसके बाद डेट डालिएगा 1956। 1956 हम लोग जानते हैं कि इस समय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो लिख लेंगे कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर, राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर खरसावां देशी रियासत को बिहार राज्य का या बिहार में शामिल कर दिया गया। किसमें शामिल कर दिया गया? बिहार में शामिल कर दिया गया 1956 को। क्लियर है। किसमें शामिल कर दिया हम लोग? बिहार में शामिल कर दी। ये पूरी कहानी थी खरसावां देशी रियासत का, क्योंकि आपको हर पॉइंट को याद रखना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि देखिए अभी आप लोग देखे होंगे कि अभी आपका जस्ट कल ही एनटीपीसी वगैरह कटअप आए, देखे होंगे कि हर जगह का कटअप कितना हाई है और क्वेश्चन का लेवल भी कोई इजी नहीं था, क्वेश्चन का लेवल भी टफ था। तो यानी कि प्रतियोगिता जो है वो उच्च स्तर का है और इस प्रतियोगिता में वही आपको मतलब रिजल्ट में दिखेगा जिसका मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक एक नंबर पे जो फाइट करता है। तो अगर आप इस तरह का फाइट नहीं कीजिएगा तो प्रतियोगिता से आप बाहर हो जाइएगा। तो एक एक नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फाइट करना पड़ेगा कि एक नंबर भी किसी भी सेक्शन से आपको लग रहा है कि एक कॉमन क्वेश्चन है जो बाकी कोई बना सकता है और आपसे नहीं बन रहा है तो आपका नेगेटिव पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, तो उस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। और एसएससी सीजीएल जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सरकार एकदम फॉर्म में आ चुकी है। हेमंत सरकार अचानक से जाग गया है। इतना दिन से भैया थोड़ा सा कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा व्यस्त रहा होगा, अचानक से क्या हो गया, पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। और लगातार हम लोग क्या देख रहे हैं कि फॉर्म तो आ रहे हैं। देखिए इतने कोरोना के समय में भी अभी तक जेपीएससी के एग्जाम को लेकर वो मतलब पूरी संभावनाएं बनी हुई है कि हाँ जेपीएससी एग्जाम होगा। सरकार भी बार बार कह रही है, पेपर में आप लोग पढ़ ही रहे होंगे कि सभी विभागों को या सभी मंत्रालयों को ये निर्देश दिया जाता है कि कोरोना के कारण किसी भी प्रकार से जो हमारा नियोजन प्रक्रिया है उस पर बाधक ना हो। तो ये भ्रम में भी मत रहिएगा कि एग्जाम 6 महीना बाद होगा। अगर पहले हो गया तो हाँ 6 महीना बाद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हो गया तो क्या कीजिएगा। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना है कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कब होगा।
तो उस भ्रम को ही तोड़ दीजिए जहां तक हो सके। अभी मतलब अभी, एक मतलब हम लोग कहावत बचपन में नहीं बोलते थे, कल करे सो आज करे और आज करे सो अब, उसी के साथ चलना है। पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो वही बात है, पल में प्रलय हो जाएगा, क्योंकि एक दिन एग्जाम का अचानक से एडमिट कार्ड जारी कर देगा, हाथ पांव ठंडा कि पता नहीं भैया ये छूट गया है, वो सेक्शन नहीं पढ़े, ये सेक्शन नहीं पढ़े हैं। और साथ ही साथ आप लोग को जितना बताया जा रहा है, जिस तरह से हम बताते हैं, जिस तरह का जितने पॉइंट को बताते हैं, आप लोग इसको प्रॉपर पढ़िए। झारखंड का जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, हम कोशिश ये किए हैं कि जहां तक क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है या संभावनाएं बनती है कि क्वेश्चन आ सकता है, वो सब टॉपिक आपको बता दें। इसको तो हम बहुत छोटा कर दिया, खरसावाद ऐसी रियासत था, विक्रम सिंह इसको स्थापना किया था, और सीधा बता देते कि अंग्रेजों का अधिकार हुआ 1793 में, अंग्रेजों का संपर्क में आया, और 1934 में आपका क्या हो गया, इसको ईस्टर्न स्टेट एजेंसी में रख दिया, खत्म। 2 मिनट की बात थी। पर इतने सारे टर्म बताने का मतलब है क्योंकि कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जा गया है कि बताइए खरसावाद ऐसी रियासत के पूर्व में क्या था, या सजाने आपको दे देगा कि पूर्व से पश्चिम सजाइए या उत्तर से दक्षिण सजाइए, या हो रहेगा, फिर खरसावा, फिर नागवंशी, और फिर ऊपर देगा तो आप सजा सकते हैं पलामू वाला देसी रियासत, पलामू वाला क्षेत्र, चेरो वाला। तो आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। पहली क्लास में मैप बताए थे कि किस साइड पे कौन सा देसी रियासत था, और ग्रुप में एक आप लोग का मैप भी चला गया होगा हर तरह का क्षेत्र को लेकर, क्लियर है। तो उन सब पॉइंट पे ध्यान दीजिए, और जहां जहां जिसका कमजोर सेक्शन है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर ये सब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। झारखंड तो निभाएगा ही, कि झारखंड 40 क्वेश्चन मत मान के चलिए, झारखंड में आप 50 से 55 क्वेश्चन मान के चलिए। रीजन है, सिलेबस तो हम भी देखें, आप तो सिलेबस देखे सर 40 क्वेश्चन दिया है, आप 55 क्वेश्चन बोल रहे हैं, सिलेबस आप बना रहे हैं क्या? भाई ऐसा नहीं है कि सिलेबस को हम मॉडिफाइड कर रहे हैं, हम सिलेबस को बना रहे हैं। जो आपका क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा देखिएगा, चाहे नागपुरी हो, चाहे खोरठा हो, चाहे आपका क्षेत्रीय भाषा में क्या आ जाता है आपका संथाली हो, कुड़ुक हो, इन सभी क्षेत्रीय भाषा में उस क्षेत्र का जो झारखंड का नॉलेज है, झारखंड जी के है, वहां से 10 सवाल रहेंगे। आप सेट उठा के देख लीजिए। नागपुरी में भी आपको पूछता है कि बताइए सुवर्णरेखा नदी कहां से निकलती है। अब खोरठा पढ़िएगा, उसमें भी शेख भिखारी के बारे में पूछता है। नागपुरी पढ़ते हैं, विश्वनाथ सदर के बारे में पूछेगा। संथाली पढ़िएगा तो संथाल परगना का जो इतिहास है, तेलियागढ़ी का किला, उसके बारे में पूछेगा। मतलब झारखंड में अगर हम लोग पूरा फोकस करते हैं तो झारखंड से जेसीसी सीजीएल में हम लोग 50 से 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये हम लोग करना होगा। हम लोग का प्रयास यही है कि आप इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, इसीलिए आपको बारीकी से बताते हैं कि हर चीज को आपको समझ में आए। क्लियर है? तो अब तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि झारखंड के सिंहभूम में कैसे प्रवेश किया, फिर हम लोग चेरो वाला क्षेत्र देख लिए कि पलामू में अंग्रेजों का प्रवेश, फिर हम लोग संथाल परगना में देख लिए, फिर हम लोग कहाँ देख लिए थे जी, आपका जाके सरायकेला में देख लिए थे, आपका जाके खरसावा में देख लिए थे। अब 1-2 नोट डाल के 1-2 पॉइंट लिख लीजिए। हाँ, बार बार हम कहते हैं नोट डालने का मतलब, हाँ कॉपी में एनओटी नोट डाल के, है ना, पैसा रख के नहीं लिखना है, तो लिखिए एनओटी नोट। नोट में हम लोग क्या लिखना चाहते हैं कि जो छोटे मोटे क्षेत्र थे, जैसे कि मान लेते हैं कि बाड़ा भूम, है ना, मानभूम, ऐसे में तो वर्तमान में ये सब एरिया झारखंड में अब रहा नहीं, ये सब लगभग पश्चिम बंगाल में चला गया। लेकिन में भी सवाल आ जाए, एक एक लाइन का सवाल है, तो देख लीजिए क्या दिक्कत है देखने में। तो पहला नोट डालिए और लिखिए। हम लोग आपको बताए थे कि एक समय ऐसा आया था कि जो रामगढ़ का शासक था, रामगढ़ क्षेत्र में जो शासन कर रहे थे, वो धीरे धीरे अपनी राजधानी को परिवर्तन करके झालदा में ले गए थे। रामगढ़ बोल रहे थे, पंचेत वाला, पंचेत क्षेत्र से रखा चल गई थी झालदा। ठीक है, तो जब अंग्रेजों का प्रवेश हुआ तो पंचेत वाला क्षेत्र का मेनली राजधानी कहां पे था, झालदा। तो लिखिए नोट पे लिखिए कि अंग्रेजों का झालदा क्षेत्र में, अंग्रेजों का झालदा क्षेत्र में प्रवेश 1783-84। क्या लिखना है नोट में, 1783-84। हम यहां लिख देते हैं, देखिए ये सरायकेला का नहीं है, ये झालदा वाला लिखा है, 1783-1784।
में हुआ था, ठीक है, में हुआ था। उस समय 1783-84 में झालदा के तात्कालिक राजा का नाम लिख लीजिए मंगल सिंह, राजा का नाम लिख लीजिए मंगल सिंह। में भी पूछ दे, बताइए ये जो झालदा वाला इलाका है, जो पंचायत का इलाका पड़ता था, उसके में जो अंग्रेजों का अधिकार हुआ उस समय राजा कौन था? तो कौन था? मंगल सिंह। क्या लिख लीजिएगा? मंगल सिंह। कब हुआ? 1783-84 झालदा, हम लिख देते हैं आप लोग के लिए झालदा, है ना, झालदा वाला में। अच्छा, यहाँ पर जो आगमन हुआ अंग्रेजों का और मंगल सिंह को हरा के गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया, तो कोई ना कोई अंग्रेज प्रतिनिधि आए होंगे। वो भी पूछा जा सकता है कि किस अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में झालदा में अंग्रेजों का अधिकार हुआ। पूछ सकता है ना जी। जैसे हम लोग फर्गुसन के बारे में पढ़े थे, जैकब कैमक के बारे में पढ़े थे, तो यहाँ लिख लीजिए मेजर क्राफेड, मेजर क्राफेड, मेजर क्राफेड। क्राफेड। और पूर्णतः और सबसे पहला तो वो जानते हैं कि सबसे पहला जो आगमन हुआ वो सिंहभूम पे हुआ। इस वर्ड को आप लोग पढ़े हैं। यहाँ सवाल में उल्टा पूछ दे कि बताइए झारखंड का कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अंत में, सबसे लास्ट में अंग्रेजों के कंट्रोल में आया? कोल्हान। सबसे अंत में अंग्रेजों के कंट्रोल में कौन आया? कोल्हान, जो लोग हो दिशुम बोलते हैं, कोल्हान या फिर हो दिशुम। ठीक है, लिख लीजिए इस पॉइंट को भी कि झारखंड का कोल्हान, झारखंड का कोल्हान क्षेत्र अंग्रेजों के आधिपत्य में, कोल्हान क्षेत्र अंग्रेजों के आधिपत्य में सबसे अंत में आया, सबसे अंत में आया, अंग्रेजों का आधिपत्य में सबसे अंत में आया। ठीक है, सबसे अंत में आया। कौन सा सबसे अंत में हम बोल रहे हैं? कोल्हान। कोल्हान प्रमंडल नहीं कर रहे हैं, कोल्हान। या फिर क्या आएगा ऑप्शन में? हो दिशुम, हो दिशुम। तो कोल्हान या हो दिशुम वाला जो इलाका है ये सबसे अंत में आया, सबसे लास्ट में आया। सोचिए सिंहभूम बगले में है, सिंहभूम में 1767 में प्रवेश कर चुका है, 1767 में सिंहभूम में पूरा अपना अधिकार कर लिया, फर्गुसन आया हुआ था। एक सिंहभूम के बगले में कौन है? कोल्हान है। पूरा झारखंड को अधिकार कर लिया था, पर विधिवत तरीके से पूर्णतः कभी भी कोल्हान पर अपना आधिपत्य नहीं कर पाया था। अंग्रेज भी मानते हैं कि ये जो कोल जाति थी या क्षेत्र के जो लोग थे, इसको हम लोग लड़ाकू कोल कहते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब उग्र प्रभाव के थे, हमेशा मार काट के लिए बने रहते थे और अंग्रेजों ने कभी भी इस पर प्रत्यक्ष कंट्रोल कर ही नहीं पाया था। सोचिए इस छोटे से कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों को अधिकार करने के लिए 70 साल लग गए। कितने साल लग गए? आगमन के बाद 70 साल। मतलब कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का जो पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ वो स्थापित हुआ था 1837 को। 1837 को, यानी सबसे पहले कब आया था? सिंहभूम में 1867 को। और सबसे अंत में किस क्षेत्र को अपने अधिकार में किया? कोल्हान को। कब? 1837 में। लिख लीजिएगा जरूर इसमें कि सबसे अंत में किया। और इसको करने में कितने साल का समय लगा? 7 दशक, यानी 70 साल का समय लगा कि अंग्रेजों को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कोल्हान क्षेत्र पर अपना आधिपत्य करने में 7 दशक यानी 70 साल का समय लग गया था। 70 साल का समय लग गया था। अब 1837 में इसको आधिपत्य करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और 20 साल तक शासन ही करेगा। फिर तो हम लोग देखेंगे 1857 में क्या होगा? रिवॉल्ट होगा और 1858 तक महारानी का घोषणा पत्र आएगा और पूरा का पूरा एरिया चल जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन तो नहीं रहेगा, वो तो एक व्यापारिक कंपनी थी ना जी।
1857 तक वो क्या क्या होता है, एक तरह से वो पॉलिटिकल पावर बनते जा रहा था। पर महारानी ने 1858 के जो डिक्लेरेशन था, जो घोषणा पत्र था, उसकी उस शक्ति को भी छीन लिया था। पढ़े होंगे आप लोग 1833 का चार्टर्ड एक्ट, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। चलिए और कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए। और देखिए नोट डाउन में ये करना है कि ये जो एरिया था, कहां पर छोटा मोटा टैक्स लगाया था, जो कि हम आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं, तो उन सब टैक्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले बाड़ा भूम, बाड़ा भूम, क्या लिखिएगा, बाड़ा भूम। तो बाड़ा भूम का जो सालाना टैक्स था, वही बाड़ा भूम जहां से जगन्नाथ सिंह को लेकर आया था। ढाल विद्रोह के समय पढ़ाए थे कि बाड़ा भूम से एक बालक या एक व्यक्ति को ले आता है जिसका नाम होता है जगन्नाथ ढाल, और अंग्रेज कहते हैं कि ये सिंह वंश के क्या होंगे, शासक बनेंगे, क्योंकि ये सिंह वंश के ही एक वंशज है। बताए थे ना बाड़ा भूम, तो वही बाड़ा भूम क्षेत्र का, बाड़ा भूम क्षेत्र का जो सालाना टैक्स था, क्योंकि अलग से हम लोग को बाड़ा भूम पढ़ना नहीं है। बाड़ा भूम क्षेत्र का जो सालाना टैक्स था कितना था, 441 रुपये। कितना था, 441 रुपये। नेक्स्ट टैग लिख लीजिए मानभूम, मानभूम, मानभूम का सालाना टैक्स लिखिए 316 रुपये। ठीक है, मानभूम का, मानभूम का 316 रुपये, मानभूम का 316 रुपये, बड़ा भूम का 441 रुपये। और एक चतमा पढ़ाए थे, चेतमा या चतमा बताए थे, उसी समय बताए थे जब ढाल भूम बता रहे थे कि बड़ा भूम, मानभूम, चतमा, इन सबको पहले फर्गुसन ने मेदिनीनगर से आगे बढ़ा, सॉरी मेदिनीनगर बोल रहे हैं, मिदनापुर से, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से आगे बढ़ा और बड़ा भूम, मानभूम और चतमा इन सबको कब्जे में किया था। मेदिनीनगर जी हमारा डाल्टनगंज, महाराजा चेरो महाराज, चेरो महाराजा यानी कि प्रताप राय के जो बाद आते हैं, एकदम सबसे प्रमुख शासक बनते हैं, क्या नाम था उनका, मेदिनी राय। जो वही मेदिनी राय जो बताया हमने आप लोग को, जो यहाँ से दरवाजा उठा के ले गया था डोईसागढ़ से, और उसका नाम दिया था नागपुरी दरवाजा, ले गया था ना जी, वही दरवाजा ले जाने वाला मेदिनी राय। इसको लोग क्या कहते हैं, चेरो काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, कि एक बार वो राजा बनेगा, फिर भगा देगा उसको, फिर जब दोबारा आएगा, औरंगजेब का समय कालीन था, पता ही होंगे आप लोग को, जब भगा देगा फिर से वापस आएगा तो अपने क्षेत्र में पूरा विकास करेगा, कृषि पर बहुत ध्यान देगा, इसीलिए उस समय को कृषि का स्वर्णयुग कहा जाता है, चेरो साम्राज्य का। और वो कहते थे कि जिस समय मेदिनी राय पुनः राजा बने तो चेरो में कोई ऐसा घर नहीं था जहां पर दूध, दही, घी, पनीर की कोई कमी हो, मतलब किसी भी तरह के खान पान की कोई कमी नहीं, पूरा एकदम रईसी वाला कल्चर एकदम, इसलिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, स्वर्ण युग मान लेते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है हम लोग, बाड़ा भूम, मानभूम और क्या छूट गया जी, चतमा लिखिए, चतमा लिख लीजिए, चतमा ना, चतमा, चतमा, इसका लिख लीजिए 879 रुपीज। अभी तक ये सवाल पूछा नहीं है, बड़ा भूम, मानभूम या चतमा का पूछा नहीं है, पर मे भी, क्योंकि धीरे धीरे देखते जाएंगे आप लोग कि सवाल कैसे उच्च क्वालिटी का होते जा रहा है, उसमें सुधार होते जा रहा है। देखे होंगे सवाल में पहले पूछा जाता था कि बताइए कि राजधानी और उपराजधानी कहाँ है, अब ऐसा कुछ नहीं पूछता है, पूछा जाता है क्या चीज की, उपराजधानी को बनाने के लिए कितने विधायकों ने हामी भरी थी, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो जिस तरह का सवाल का ट्रेंड बदल रहा है, आपको बदलना होगा। हाँ, लेकिन वैसा सवाल ही नहीं पढ़ना है जो एग्जाम से कोई रिलेटेड ही नहीं है। अब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जमीन खरीदने में कितना रुपया लगा था, ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसा कोई पूछेगा नहीं। उतना हम लोग एक सेंसेबल स्टूडेंट है, ग्रेजुएट बन चुके हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, ये था आज का आपका पूरा टॉपिक। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और जितना सारा आपको बताएं आप लोग उस पर मेहनत कीजिए और निरंतर बने रहिए। अभी से 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने का समय बनाइए और लगातार मेहनत कीजिए। बार बार हम एक बात कहते हैं कि समय की यही खासियत है कि भैया एक बात तो सही है कि समय बहुत कम है,
क्योंकि एग्जाम अगर मार्च में होता है या अप्रैल में होता है तो समय, न्यू कमर जो आए हुए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, समय बहुत कम है। लेकिन समय की खासियत यही है कि भैया अभी भी समय है, अभी भी अगर सुधर जाया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।